मित्रों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले कुछ उपकरण के बारे में हम लोग आज देखते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर बल्ब, हीटर, आयरन ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। इसमें एक हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग साधारणतः नाइक्रोम और टंगस्टन का किया जाता है। नाइक्रोम और टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। नाइक्रोम एक एलॉय मिश्र धातु होता है जिसमें कि निकल हमारा 60%, उसके बाद क्रोमियम 12%, लोहा 26% और मैग्नीज 2% होता है नाइक्रोम में। विद्युत बल्ब के बारे में देखते हैं। विद्युत बल्ब में एक तंतु या फिलामेंट लगा हुआ रहता है, एक कुंडली नुमा आकार का। यहाँ पे इसको घुमा घुमा कर लगाते हैं। घुमा घुमा कर लगाने से इसमें क्या होता है कि ऐसे तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और इसका प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण इस टंगस्टन का एक विशेषता होता है कि प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण ये प्रकाश बहुत ही ज़्यादा देती है। तो यहाँ पे हमको प्रकाश बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें आर्गन और नाइट्रोजन जैसे निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। आर्गन साधारणतः 85% और नाइट्रोजन 15% भरी जाती है, जिससे कि ये तंतु हमारा ऑक्सीडाइज होकर के न टूट जाए या न जल जाए। नहीं तो अगर यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीडाइज होकर के ये भंगुर या टूट जाएगा। विद्युत बल्ब में टंगस्टन यहाँ पे देख सकते हैं कि घुमा घुमा करके कुंडली नुमा तरीके से टंगस्टन को दिखाया गया है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन और फिलामेंट का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद विद्युत तापक और इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम की तार की कुंडली बनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना घुमा घुमा करके नाइक्रोम के तार को लगाया गया है। यह नाइक्रोम का तार का प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है, गलनांक भी बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे जब हम लोग इसको सर्किट में कनेक्ट करके जब इसमें परिपथ में धारा को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे हमको बहुत ही मात्रा में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। और क्योंकि प्रतिरोध इसका बहुत ज़्यादा होता है तो ऊष्मा भी हमको बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलता है, जिससे कि नाइक्रोम के तार को गर्म करने पर यह प्रकाश और ऊष्मा देता है। आयरन प्रेस, आयरन और प्रेस में यहाँ बॉडी जो होता है वो बेकेलाइट का बना हुआ होता है, ठीक। और सबसे नीचे वाला प्लेट जो होता है एस्बेस्टस का, जिससे हम लोग आयरन करते हैं, उसके बीच में यहाँ पे उसके ऊपर में नाइक्रोम का तार ही लगाया जाता है। नाइक्रोम का तार लगाया जाता है और इसके नाइक्रोम के तार और एस्बेस्टस प्लेट के बीच में एक आवरक माइका डाला जाता है, जिससे कि हीट तो एस्बेस्टस प्लेट में फ्लो हो जाती है नाइक्रोम के तार से, लेकिन करंट हमारा फ्लो नहीं होता है। यह आवरक माइका का विशेषता होता है। विद्युत फ्यूज, इसको सुरक्षा के लिए लगाते हैं और विद्युत फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगर कोई भी तार को आप ले लीजिएगा, उसमें से बहुत सारा तार होता है और उसमें छील के कोई एक पतला सा तार निकाल लीजिएगा तो उससे भी आप लोग फ्यूज बना सकते हैं। इसका गलनांक बहुत ही कम रखा जाता है फ्यूज का, क्योंकि परिपथ में लगे बहुत सारे उपकरण टीवी फ्रिज को बचाया जा सके, और लेकिन इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। फ्यूज की क्षमता को एम्पियर में हम लोग लेते हैं। अगर 5 एम्पियर का कोई एक फ्यूज है तो 5 एम्पियर से ज़्यादा धारा आने पे फ्यूज हमारा गल जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिक परिपथ में टीवी, फ्रिज, एसी सब सुरक्षित हो जाता है। इसको श्रेणी क्रम में हमेशा लगाते हैं विद्युत फ्यूज को। विद्युत फ्यूज को श्रेणी क्रम में हम लोग इसलिए लगाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ फैन है, यहाँ टीवी है, अगर हम फ्यूज को यहाँ पे लगाएंगे विद्युत फ्यूज को यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब फ्यूज गल जाएगा तो ये दोनों हमको सुरक्षित रह जाएगा, फैन भी सुरक्षित रह जाएगा, टीवी भी सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन अगर हमको इसको समांतर क्रम में विद्युत फ्यूज को यहाँ पे लगा देते हैं तो ये उपकरण तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन ज़्यादा धारा आने पर इसको नुकसान हो सकता है। फ्यूज साधारणतः लेड और शीशा और टीन का बना हुआ होता है। लेड का इसमें 37% मटेरियल और टीन का 63% मटेरियल होता है, लेकिन आजकल फ्यूज की जगह पर एमसीबी का उपयोग करते हैं।